हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं की वर्कशीट है, उसमें विज्ञान का जो पेपर है उसका सॉल्व करेंगे। तो आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस पेपर को। तो इसमें जो सबसे पहले दिया है प्रश्न में कि लंच टाइम होते ही माँ ने जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोला तो अचार की खुशबू से उनके मुंह में पानी आ गया। मतलब कि यह एक प्रश्न है, इसको हमें देख करके और पढ़ करके बताना है कि इनके नीचे आंसर क्या होंगे। तो पहला प्रश्न है, पहेली की माँ ने पराठों को रखने के लिए किस पदार्थ से बनी पन्नी का उपयोग किया होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, एक धातु की पन्नी थी और ठीक है चमकीली थी। तो यहाँ पर धातु क्या है, स्टील है, चमकीला होता है बट उसकी पन्नी नहीं हो सकती, जबकि एल्यूमिनियम की हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम की पन्नी होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सा, एल्यूमिनियम। फिर दूसरा प्रश्न है, धातु का पतली पन्नी में परिवर्तन धातु के किस गुण को प्रदर्शित करता है। तो मतलब कि अगर किसी धातु को हम पीट पीट करके उसे हम पतली पन्नी में बदल दें या चद्दर बना दें तो उसे हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं, उस धातु में होगा तभी वो मतलब कि धातु से पन्नी में बदलेगी। तो यहाँ पर आघात वर्धनीयता इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न दिया है वो है, माँ ने आलू के पराठे बनाने में कौन सा बल लगाया होगा। तो जब उन्होंने आलू के पराठे बनाए तो पेशीय बल लगाया। मतलब कि जो व्यक्ति खुद से बल लगाता है उसे पेशीय बल कहते हैं, क्योंकि मांसपेशियाँ ही हमारा बल में लगाने में सहायक होती हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेशीय बल। तो आंसर हो जाएगा आ। अब हम देखने वाले हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें लिखा है, चित्र में एक मोमबत्ती के जलने की 3 स्थितियां दी गई हैं। इसे ध्यान से देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 हमारे लिए स्थितियां दी गई हैं। मोमबत्ती जल रही है, कंपन होते हुए धुआं दे रही है और साथ में यहाँ पर बुझ गई है। तो जो पहली स्थिति है, तो स्थिति में मोमबत्ती क्यों जलती रही, कारण लिखिए। तो स्थिति ए में क्या है, इस स्थिति में कांच की चिमनी को नीचे, देखो यहाँ पर नीचे 2 गुटके रखे गए हैं, जिससे वायु का प्रवेश होता रहेगा और मोमबत्ती जलती रहेगी। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि वायुमंडल में होती है, मतलब कि हवा में पाई जाती है। तो यहाँ पर नीचे गुटका रखे गए हैं, तो जिससे हवा जा रही है और मोमबत्ती अच्छे से जल पा रही है। फिर इसके बाद में दूसरी कंडीशन में है कि दूसरी मतलब स्थिति बी में मोमबत्ती की ज्वाला कंपित होकर धुआं उत्पन्न क्यों कर रही है। तो इसका कारण होगा, इस स्थिति में नीचे के गुटकों को निकाल दिया है। यहाँ पर क्या है, नीचे के गुटकों को निकाल दिया गया है, जिससे वायु की कमी हो गई है। तो वायु की कमी हो जाने के कारण क्या हो गया, ज्वाला में कंपन हो रहा है और धीरे धीरे धुआं भी निकल रहा है। मतलब कि सही से उसके लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही है जलने के लिए, इस वजह से वह कंपन हो रही है। फिर कंडीशन है जो तीसरी, मतलब तीसरी स्थिति है, इसमें हमारी ये क्या है, मोमबत्ती बुझ गई है। तो इसका रीजन बताना है। तो इस स्थिति में चिमनी को ऊपर से ढक दिया है। अब ऊपर से ढक दिया है और नीचे से ही बंद है, तो क्या हो गया है, वायु प्रवेश नहीं हो रही है, मतलब कि ऑक्सीजन इसके लिए नहीं मिल पा रही है। इस वजह से क्या है, मोमबत्ती बुझ गई है। तो इसमें लिखा है, इस स्थिति में चिमनी को ऊपर से ढक दिया गया है, जिससे चिमनी में वायु प्रवेश नहीं होने से मोमबत्ती बुझ गई। ठीक है। अब अगला प्रश्न दिया है, इसमें लिखा है प्रश्न कि एक डॉक्टर ने आयरन की कमी से पीड़ित रोगी को आयरन की गोली लेने को कहा। यह गोली आयरन के जैसी नहीं दिखाई देती है, लिखिए। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि आयरन जो है उसे लोहा कहते, मतलब लोहे जैसा होता है। ठीक है। तो आयरन मतलब लोहे को आयरन कहते हैं। तो यहाँ पर वो उन्होंने बताया है कि जो आयरन की गोली लेने को कहा, लेकिन वो आयरन जैसी नहीं थी, तो उसका रीजन लिखना है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि डॉक्टर ने आयरन की कमी से पीड़ित रोगी को आयरन की गोली लेने को कहा। यह गोली आयरन जैसी नहीं होती है, क्योंकि गोली आयरन की बनी हुई नहीं होती है, मतलब कि लोहे की बनी नहीं होती है, उसमें आयरन के लवण होते हैं। ठीक है। तो क्या होते हैं, गोली में आयरन के लवण होते हैं, ना कि वह आयरन के जैसी होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 4 नंबर, जिसमें दिया है, नीचे दिए गए चित्रों को नामांकित कीजिए एवं संरचना के आधार पर दोनों चित्रों में तुलना कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक और है ये हमारा जंतुपादिपा जो है ना, मतलब कि पादप कोशिका है और एक जंतु कोशिका है। इन दोनों के अलग अलग चित्र दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें उनके लिए नामांकित करना है कि जो चित्र में दिख रहा है वो कहाँ पर क्या किसका नाम होगा, वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले है जो पादप कोशिका होती है, उसमें 2 परतें पाई जाती हैं। ऊपर की ओर एक होती है कोशिका झिल्ली, एक होता है कोशिका भित्ति। तो बाहर की है कोशिका भित्ति, उसके अंदर जो एक और लाइन दिख रही है वो है कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली हमारी जंतु कोशिका में भी होती है। तो इस तरह से ये रिक्तिका है, ये जंतु कोशिका की रिक्तिका है,
ये जंतु कोशिका केंद्रक है और ये पादप कोशिका का है। इसमें हरित लवक पाया जाता है जबकि इसमें नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर नहीं है। और कोशिका द्रव्य दोनों में होता है, तो ये जो है स्थान इसमें कोशिका द्रव्य है। और इस तरह से हमने क्या कर दिया, इनको नामांकित कर दिया। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं तुलना करने वाले हैं दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मतलब हमारे लिए बिंदु दिए गए हैं, उनके आधार पर हमें तुलना करनी है। तो कोशिका का भाग पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में। तो पहला जो है कोशिका झिल्ली, तो यहाँ पर पादप कोशिका में देखिए कोशिका झिल्ली जो है वो होती है, ठीक है, उपस्थित रहती है। तो यहाँ पर ये कोशिका झिल्ली है बाहर की ओर, तो यहाँ पर ये कोशिका झिल्ली होती है, दोनों में ही उपस्थित रहती है। इसके बाद में है कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है, ना कि जंतु कोशिका में। मतलब पादप कोशिका में उपस्थित है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। हरित लवक जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, मतलब अनुपस्थित है। फिर यहाँ पर देखिए आप, हरित लवक जो है मतलब कि पादप कोशिका में है और जंतु कोशिका में नहीं है। इसके बाद में है रिक्तिकाएँ, तो रिक्तिकाएँ हैं उपस्थित होती हैं, इसमें भी रिक्तिकाएँ उपस्थित हैं और जंतु कोशिका में भी रिक्तिकाएँ उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से क्या है, इसका हमारा उत्तर हो गया। अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट कार्य में क्या क्या है। तो प्रोजेक्ट कार्य में खंड बा है और इसमें पहला प्रश्न दिया गया है क्या है कि सूक्ष्म जीव क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सूक्ष्म जीव क्या होती हैं वो बताएंगे। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता या केवल आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव की डेफिनेशन यहाँ पर बतानी है क्या कहलाती हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, वो है सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, नाम लिखना, ठीक है। तो कितने वर्गों में विभाजित किया गया है उनके नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने बताया कि सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 वर्गों में। तो सबसे पहला है जीवाणु, फिर होता है कवक, और फिर प्रोटोजोआ, और फिर शैवाल। तो ये 4 वर्ग होते हैं सूक्ष्म जीवों की। इसके बाद में है मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची बनाइए। यानी कि हमें मनुष्य में होने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों की सूची बनानी है। तो यहाँ पर पहला है जुकाम, फिर है खांसी, अतिसार, मलेरिया, टाइफाइड, क्षय रोग, HIV एड्स। मतलब कि ये वो रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्यों में फैलते हैं, उनकी हमें सूची बनानी थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर और भी आपके लिए कुछ रोगों के नाम याद हैं तो वो लिख सकती हैं। फिर अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न जो है वो है चौथे नंबर का, जिसमें दिया है वर्तमान भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है, बीमारी का नाम तथा उसके सामान्य लक्षण लिखिए। तो हम सभी जानते हैं कि अभी जो भारत में जो महामारी फैली है वो है कोविड-19। तो यहाँ पर बताएंगे भारत में वर्तमान वर्ष में कोविड-19 महामारी फैल चुकी है। तो कोविड-19 फैल चुकी है जिसका वायरस है कोरोना वायरस। इससे सभी परिचित हैं कि कोरोना वायरस फैला है, तो इस वायरस का नाम क्या है, कोरोना वायरस। और इसके सामान्य लक्षण क्या हैं, तो सामान्य लक्षण देख लेते हैं। तो इसमें पहला है बुखार के साथ सर्दी खांसी होती है, जो पहला लक्षण है। मतलब जिसे कोरोना हो जाता है तो उसके लक्षण बताए जा रहे हैं कि बुखार के साथ सर्दी खांसी होती है, फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, ये दूसरा लक्षण है। और तीसरा है सुगंध व स्वाद का ना आना आदि, मतलब कि हमारे लिए सही से सुगंध व स्वाद का टेस्ट नहीं कर पाती है। ये है इसकी प्रमुख कुछ लक्षण। अब हम देखने वाले हैं अगला प्रश्न, जिसमें दिया है हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभावों को बताइए या लिखिए। तो यहाँ पर हम उत्तर में देखते हैं सूक्ष्म जीवों के उपयोग। तो पहले उपयोग में क्या है कि जीवाणु व कवक जैसे सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक दवाओं का उत्पादन होता है, ठीक है। मतलब कि जो जीवाणु हैं व कवक हैं उनसे क्या होता है, एंटीबायोटिक दवाओं का उत्पादन होता है। और कुछ जीवाणु मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, मतलब कि मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से क्या है, ये सूक्ष्म जीवों के उपयोग हैं। और हानिकारक प्रभाव क्या हो जाएंगे, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मनुष्य, पौधों व जंतुओं में रोगकाय होते हैं, मतलब कि ये रोगों को फैलाते हैं। तो मनुष्य, पौधों और जंतुओं में सूक्ष्म जीव रोगों को फैलाते हैं, रोगकाय होते हैं। जैसे क्षय रोग, मतलब कि टीबी, खसरा, पोलियो, जीवाणु व वायरस में होने वाले विभिन्न रोग व बीमारियां। तो इस प्रकार के इसके हानिकारक प्रभाव हैं। अब हम देखने वाले हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न 8 में दिया है, मतलब कि जो बा है हमारा बा वाला पार्ट, तो इसमें है आप और आपका मित्र एक स्थान पर एक साइकिल लेकर खड़े हैं। इसके बाद अपने मित्र को साइकिल की घंटी बजाते हुए अपने से दूर जाने के लिए कहिए और आप घंटी की आवाज़ सुनिए। तब आप अपने मित्र को साइकिल की घंटी बजाते हुए अपने पास बुलाइए और आप घंटी की आवाज़ पुनः सुने। दोनों स्थितियों में घंटी की आवाज़ हुए परिवर्तन को अपने शब्दों में कारण सहित लिखिए। तो आप समझ गए हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
कि प्रथम स्थिति में जब मित्र साइकिल की घंटी बजाते हुए दूर जाता है तो हमें घंटी की आवाज़ धीरे धीरे मतलब कि कम सुनाई देने लगती है। तो इस साइड हम लिखेंगे इसका आंसर। तो क्या होती है, कम सुनाई देने लगती है। जबकि दूसरी स्थिति में जब मित्र घंटी बजाते हुए पास आता है तो हमें घंटी की आवाज़ तेज सुनाई देने लगती है। इसका कारण है ध्वनि स्रोत का दूर व पास होना। ध्वनि स्रोत क्या है हमारा, साइकिल। तो साइकिल में जो घंटी लगी हुई है उसके दूर या पास होने से ये हमारे लिए मतलब कि डिफरेंस दिखाई दे रहा है, सुनाई देता है। तो जब दूर जाती है साइकिल तो धीरे धीरे आवाज़ कम हो जाती है और जब पास आती है तो धीरे धीरे बढ़ जाती है। इस प्रकार से इसका मतलब आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो आप इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फ्री एमपी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।